साथियों, आज हम सभी यूपी बोर्ड की पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों में से एक कहानी पंचलाइट का अध्ययन करेंगे। मैं राजेंद्र कुमार वाजपेयी, प्रवक्ता हिंदी, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर, आप सभी के समक्ष पाठ अध्यापन हेतु उपस्थित हूँ। कहानी हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। हम सब कहानी पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। कहानियां पढ़ते पढ़ते जीवन में ऐसी रचनात्मक विधाओं की ओर हम अग्रसर होते हैं जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणास्पद बन जाती हैं। कहानी कहीं बाहर से उसकी विषय वस्तु कहीं बाहर से नहीं आती है। कहानियां हमारे जीवन का ही अंग हैं। हम सब ही उसके एक पात्र हैं, हम सभी उसके कथा वस्तु हैं और हम सब ही उसके कथोपकथन हैं। उसके संवाद भी हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, उसकी कथा वस्तु भी हमारे जीवन से संबंधित होती है और हमारे बीच में ही कोई उसका एक पात्र बन जाता है। हम सब उसके पात्र बन जाते हैं। कहानी जीवन में प्रत्येक स्तर पर हमारे लिए प्रेरणा का विषय होती है। पंचलाइट कहानी भी उसी प्रकार से है। न जाने कितनी कहानियां, कितने प्रकार की कहानियां अपने जीवन में हमने पढ़ी होंगी। पंचलाइट जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, ये एक आंचलिक कहानी है जिसमें किसी एक अंचल विशेष से, किसी एक क्षेत्र विशेष की कथा वस्तु को लेकर के, वहां के विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को लेकर के लेखनीबद्ध, उस साहित्यिक विधा में लेखनीबद्ध किया जाता है। पंचलाइट भी सुप्रसिद्ध आंचलिक इतिहास कहानीकार, उपन्यासकार, साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी में किसी एक अंचल विशेष, एक क्षेत्र विशेष अथवा उसके किसी एक भाग का चित्रण किया जाता है। इस प्रकार की कहानियों में वहां के स्थानीय दृश्य, वहां की प्रकृति, वहां के जलवायु, वहां के त्योहार, लोकगीत, बातचीत का विशेष ढंग, मुहावरे, लोकोक्तियों, भाषा और उच्चारण की विकृतियों के साथ साथ लोगों की स्वभावगत, व्यवहारगत विशेषताओं और मान्यताओं का भी चित्रण किया जाता है। उनका समावेश साहित्यिक परिवेश से आच्छादित करते हुए अत्यंत कुशलता से किया जाता है और फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के ऐसे अप्रतिम साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा न जाने कितने भी विभिन्न प्रकार की विधाओं में उस अंचल विशेष का अत्यंत मार्मिक, सहृदयतापूर्ण वर्णन किया है। इस कहानी में भी बिहार प्रदेश के ग्रामीण अंचल और उसके वातावरण का चित्रण किया गया है। इसमें बिहार के ग्रामीण अंचल की नैतिक मान्यताओं और जनता की मनोवृत्तियों का चित्रण हुआ है। जब किसी भी साहित्यिक विधा में, चाहे वो हम कहानी पढ़ रहे हों, उपन्यास पढ़ रहे हों या नाटक या आलोचना, किसी भी प्रकार की विधा का अध्ययन कर रहे हों, उसमें जनमानस की मनोवृत्तियों और वहां उसकी नैतिक मान्यताओं का जब तक चित्रण नहीं किया जाता है तब तक वह अपूर्ण ही माना जाता है। जब किसी भी साहित्य को जन सामान्य से जोड़ करके जब प्रस्तुत किया जाता है तो वह जनता का सही मायनों में चित्रण करने वाला, उसकी मनोदशा का चित्रण करने वाला और उसको हृदयग्राही बनाने वाला होता है। यह कहानी एक छोटी सी घटना को लेकर के रची गई है। शायद हम सब लोगों ने पेट्रोमैक्स देखी हो। आज के परिवेश में बहुत कम ही दिखाई देती है, लेकिन जब ये कहानी रची गई है उस समय पेट्रोमैक्स जीवन में उजाला भरने वाला एक प्रमुख उपादान हुआ करता था। यह कहानी भी पेट्रोमैक्स जैसी एक छोटी सी वस्तु को लेकर के रची बसी गई है। वो पेट्रोमैक्स ही कहानी का प्रमुख उदाहरण बन गया, जिसे वो सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में पंचलाइट कहते हैं। क्योंकि इस कहानी को उस क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय अंचल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उस भाषा के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। उस पंचलाइट को लेकर के रची हुई कहानी में दूसरी टोली का व्यक्ति उसको कहानी को नहीं जला सकता है, इसलिए क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के पूरा परिवेश
अनेक प्रकार की मान्यताओं में जकड़ा हुआ होता है, जो परस्पर ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे के निकट जाने के लिए अनुमति नहीं प्रदान करते हैं। एक टोली का पेट्रोमैक्स दूसरी टोली का व्यक्ति नहीं जला सकता है, क्योंकि इससे उस टोली का अपमान होता है, अनादर समझा जाता है। कहानी में स्थानीय बातचीत के विशेष ढंग ने उसे आंचलिक रूप प्रदान किया है। जैसे संवाद नंबर 1 कहा गया है, सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगा देना। चौका पीढ़ा शायद उस अंचल विशेष की भाषा को, वहां की लोक मान्यता को और उनकी मनोवृत्तियों को प्रकट करने वाली होती है। पेट्रोमैक्स जैसी छोटी सी वस्तु को लेकर के इतना सारा व्यवस्था करना, इतनी सारी व्यवस्थाओं को लेकर के उसके प्रति हमारा जो समर्पण भाव है, उसके प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव है, उनको लेकर के इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संवाद नंबर 2 कहता है, दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है। धुरखेल भी स्थानीय शब्द है, जिसको हम कहें कि आंखों में धूल झोंकना। इस प्रकार के अनेक शब्दों का प्रयोग उस पूरी कहानी में हुआ है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल के रीति रिवाजों, वहां के अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विशिष्ट चित्रण किया है, क्योंकि आज भी बहुत सारा ग्रामीण परिवेश न जाने कैसे कैसे जो समय से विपरीत जा रही मान्यताओं को आज भी अपने में समेटे हुए है। उन अंधविश्वासों में आज भी समाज जकड़ा हुआ है। रूढ़िवादिताओं का आज भी हम अनुसरण करते जा रहे हैं, जिनका समाज में आज कोई उपयोग नहीं रह गया है, कि उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। पंचलाइट आने पर उसका पूजन, कीर्तन, प्रसाद वितरण आदि सी अंधविश्वास का परिचायक है। इन अंधविश्वासों के कारण ही बहुत सारा ऐसा जो ग्रामीण परिवेश है वो आज प्रगति नहीं कर पा रहा है, प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। जहां समाज मुख्य धारा में आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे ऐसे अंचल हैं जो आज भी पुरानी मान्यताओं में जकड़े हुए हैं, जिसके कारण आगे बढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है। कहानी का सार लेते हुए कहानीकार ने दिखाया है कि रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली, तरह तरह की टोलियों में सारा समाज बटा हुआ है, मोहल्लों में बटा हुआ है। उसी प्रकार से महतो टोली भी उस गांव में एक थी, जिसने यह तय किया था कि इस बार रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा जाए, जिसको स्थानीय भाषा में पंचलैट कहते हैं। इस प्रकार महतो टोली ने भी अब की बार पेट्रोमैक्स खरीदा। इसे वे अपनी भाषा में पंचलैट कहते हैं, और उसे खरीदने के पश्चात जो पैसा बचा उनसे उन्होंने पूजन सामग्री खरीदी। ये ग्रामीणों की हृदय की पवित्रता ही है कि लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया सारा धन उस सार्वजनिक कार्य में खर्च हो जाए, किसी को व्यक्तिगत रूप से उसको खर्च करने का अवकाश न मिले। इसलिए जो भी पैसा उनका बचा उसलिए पूजन सामग्री उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने खरीदी। पंचलैट आने की खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। ये भी हमारी सामाजिक मान्यताओं का परिचायक है, हमारे अंधविश्वासों का परिचायक है कि छोटी सी बात को भी हम कितनी श्रद्धा से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सारे लोग इकट्ठे हुए, कीर्तन के आयोजन में इकट्ठे हुए, और उसे किसके द्वारा जलाया जाए यह प्रश्न हुआ, क्योंकि अभी तक सारे ग्रामीण ऐसी विचित्र वस्तु के से अनजान ही थे। यद्यपि उस गांव की विभिन्न टोलियों में सबके पास अपना अपना पंचलाइट था, लेकिन जिस टोली ने इस बार पंचलाइट खरीदा शायद उसके पास नहीं था, इसलिए उसके लोग इसे जलाने की विधा से भी अवगत नहीं थे। इसलिए यह पंचलाइट किस प्रकार से जलाया जाए, इस प्रकार पंचलाइट किसी के द्वारा जलाया जाए यह प्रश्न हुआ, क्योंकि उस पूरी टोली में कोई भी पंचलाइट जलाने वाला नहीं था। आज उसकी खुशी में किसी ने अपने घर में ढिबरी, जिसको हम लोग दीपक कहते हैं, वो नहीं जलाई गई, क्योंकि सबको यह था कि पंचलाइट की रोशनी में ही सारा जो उनका मोहल्ला है, उनकी टोली है, वो जगमगाएगी। इसलिए उस टोली में ये प्रसन्नता थी कि आज दीपक के रोशनी में नहीं, पंचलाइट की रोशनी में ही सारा काम होगा। इसलिए किसी ने भी पंचलाइट की आने की खुशी में अपने घरों में दीपक नहीं जलाए थे। लेकिन बार बार हर चीज में आकर के यही प्रश्न सबके सामने कौन जाया करता था कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ये एक बड़ा प्रश्न था। सारे लोग यद्यपि उत्साह में, उत्सव में,
तल्लीन थे, लेकिन ये प्रश्न सबके हृदय में बार बार कौंध रहा था कि किसके द्वारा जलाया जाए। पंचलाइट न जलने से उसके आने की खुशी धूमिल हो गई। जितने उत्साह से उन्होंने पंचलाइट खरीदा था, जितने उत्साह से पंचलाइट वो अपने घरों में लेकर के आए थे, अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने मोहल्ले में लेकर आए थे, वो सारी खुशी एक झटके में ही काफूर हो रही थी। क्योंकि सारी टोलियों के लोग अब उपहास करने लगे थे। राजपूत टोली के लोगों ने भी वहां के पंचों का अनादर करते हुए मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि पंचलाइट के सामने कान पकड़ करके उठक बैठक करो, निश्चित रूप से वह जलने लगेगा। ऐसी उपहास पूर्ण, व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन सुन करके सारे लोग परेशान हो रहे थे। फिर भी सभी का धैर्य डगमगा नहीं रहा था। सब अपने धैर्य को बनाए हुए थे और लोगों के उपहास को सहन कर रहे थे। राजपूत टोली के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया और कहने लगे कि किसी के द्वारा उसे जलवा लिया जाए, लेकिन यह अनादर का विषय था कि किसी के द्वारा पंचलाइट जलवाना पड़े। सारे लोगों ने धैर्य से उस अपमान को सहन करते हुए भी उस प्रश्न का उत्तर तलाशने लगे। वहीं पर उस टोली की ही गुलरी काकी और उनकी बेटी मुनरी, जो इस कहानी का प्रमुख पात्र हैं, उनके चारों ओर ही इस कहानी की कथा वस्तु घूमती है। वो भी बैठी हुई थी, जिन्हें पता था कि पंचलाइट जलाने वाला कौन है। उनकी टोली में ही कोई न कोई ऐसा है जो पंचलाइट जलाना जानता है। उसका नाम गोधन था। गोधन भी कहानी का एक बड़ा प्रमुख पात्र है। उस गोधन का यद्यपि पंचों ने बहिष्कार कर रखा था, जिसे लोग अपनी भाषा में हुक्का पानी बंद करना कहते थे, किसी एक कारण से उसका हुक्का पानी बंद करके जिस सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था, वो यद्यपि पंचलाइट जलाना जानता था, और लेकिन सारे लोग सोच में पड़ गए कि उसे बुलाया जाए या नहीं, क्योंकि जिसे समाज ने बहिष्कृत कर रखा हो उसे अपने समाज में किस प्रकार से बुलाया जाए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बुलाया जाए, यह भी किसी से को आज्ञा नहीं हो रही थी। किसी का हृदय इस बात के लिए आदेश नहीं कर रहा था कि उसे अपने स्वार्थ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि पंचायत ने उसे उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है, जिसे हम सामाजिक भाषा में बहिष्कृत करना, समाज से बहिष्कृत करना कहेंगे। लेकिन अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि कहा गया, सरदार ने कहा कि जब जाति की का सम्मान ही नहीं बचेगा, जाति की प्रतिष्ठा ही यदि दांव पर लग गई हो, तो ऐसे विषय पर समाज में उसका बहिष्कार समाप्त करके उसे बुलाना ही उचित रहेगा। क्योंकि जब हमारा परिवेश रहेगा, हमारा समाज रहेगा और हम स्वयं रहेंगे, तभी हम किसी और के वजूद को, उसके मान सम्मान को बनाए रखने में संभव हो सकेंगे। सरदार ने अपनी बात को पलटते हुए, उस सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करते हुए, अपने समाज के छड़ीदार को उसके कहने पर बुलाने भेजा, लेकिन वो नहीं आया। छड़ीदार के कहने से वो बुलाने पर भी नहीं आया और उसने मना कर दिया और ये कहा कि ये कील कब्जे वाली चीज है, यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए, उसमें कुछ बन बिगड़ जाए, तो उसका हर्जाना कौन देगा, क्योंकि इसी पंचायत ने उसके ऊपर पहले भी जुर्माना लगा रखा था और जुर्माना न अदा करने की कारण ही उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया था। इसलिए छड़ीदार को भेजने पर भी वो छड़ीदार के साथ नहीं आया। आखिर में यह तय किया गया कि गुलरी काकी, जो कहानी का प्रमुख पात्र हैं, वे स्वयं जाएंगी और वे स्वयं उसके झोपड़ी में गईं और उससे जाति के प्रश्न पर उसको अपने साथ ले आई, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं जाति की प्रतिष्ठा का एहसास हो रहा था। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा, जिसे वो किरासन कहते हैं अपनी भाषा में। वो अब पंचलाइट खरीदने के साथ अपने साथ ही लेकर आए थे। वो तेल भरा उसने और उसके साथ साथ उसने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है, जिसे वो अपनी भाषा में स्पिरिट कहते हैं। उस स्पिरिट का प्रश्न आने पर एक बार फिर से सबके चेहरे उदास होने लगे, क्योंकि इसका नाम तो पहले उन्होंने कभी सुना ही नहीं था और इसके बारे में उनको पता भी नहीं था कि इसकी भी आवश्यकता शायद पड़ेगी। इसलिए वो स्पिरिट भी लेकर के साथ में नहीं आए थे। स्पिरिट के नाम से एक बार सारे लोगों में फिर से उदासी छा गई, क्योंकि अभी जो उत्साह सबके अंदर पैदा हो रहा था कि शायद कहाँ कि वो पंचलाइट जल जाएगा, हमारा पेट्रोमैक्स जल जाएगा और सब
सारी हमारी जो टोली है वो प्रकाश से भर जाएगी। लेकिन एक बार फिर से स्पिरिट के नाम पर उदासी छाने लगी। सबकी आशाओं पर तुषारपात होने लगा था। सबकी इच्छाएं फिर से छोटी पड़ने लगी थी। लेकिन गोधन जो अपनी बात के लिए बड़ा धनी था, उसने स्पिरिट के अभाव में गरी का तेल मांगा और गरी के तेल से ही उस पंचलाइट को जलाया। पंचलाइट के जलने से सारे लोगों के अंदर खुशी भर गई और सभी ने, सरदार ने भी उसे अपने गले से लगाया कि तुम बड़े ही उत्साही और बड़े अच्छे लड़के हो समाज के, क्योंकि तुमने स्पिरिट के अभाव में गरी के तेल से ही उस पंचलाइट को, जिसे वो पेट्रोमैक्स कहा गया, उसे जला दिया था। पंचलाइट के जलने से सभी लोगों में बहुत अधिक प्रसन्नता भर गई। सारे लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारे लोगों का उत्साह दुगना होने लगा। सबके दिल का मैल दूर हो गया, क्योंकि जो अभी उदासी का मैल था, जो दुख का था, जो विषाक्तता थी, वो सारी अब दूर होने लगी थी धीरे धीरे। सारे लोग उसके आने पर उत्साहित होने लगे। सारा उनका जो दुख था, विषाद था, जो दूसरे लोगों का उपहास जनित विषाद था, वो सारा दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और अपने मन में उत्साह का दोगुना संचार किया। कीर्तन प्रारंभ हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि उसने जात की प्रतिष्ठा रखी थी। मुनरी ने बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, जिसे वो सिनेमा, उनका कहने का तात्पर्य सिनेमा है, क्योंकि इस सिनेमा के गाने के कारण ही उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया था। वो आते जाते उस बालिका, जिसे मुनरी कहा गया है, जो एक कहानी का प्रमुख पात्र है, उसके घर के सामने से निकलते हुए वह सिनेमा का गाना गाया करता था, सलम सलम करके, जिसे वो कहानी के में ये इसका आया है कि वो इस तरह का गाना गाता था, जिसे सुन करके उस पंचायत के लोगों ने उसका सामाजिक बहिष्कार किया था। इस प्रकार से आज उसका सामाजिक बहिष्कार समाप्त हुआ था और सरदार ने उसे सिनेमा का गाने की छूट दे दी थी। अंत में गुलरी काकी ने उसे रात्रि भोज पर बुलाया और गोधन ने मुनरी को फिर देखा। लज्जा से उसकी पलकें झुक गईं। दोनों आपस में मिले और इस प्रकार से कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से परोक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे परिवेश हैं जिनमें सुधार की अपेक्षा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की अपेक्षा है, सुधार आवश्यक है। इसलिए लेखक ने यद्यपि बहुत सारा उसमें परिवेश दिया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अभी भी सुधार किया जाए। इसलिए कहानी के माध्यम से, उसके पात्रों के माध्यम से, वहाँ की जो परिवेश है, जो बातचीत है, जो रूढ़िवादिताएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके माध्यम से समाज को एक प्रेरणा दी है कि वो एक सुधार करें और मुख्य धारा में जिस प्रकार से शिक्षा का संबल पा करके समाज गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़े, ये भी समाज बढ़े। आदिवासी क्षेत्रों में अभी बड़ी बड़ी सारी मान्यताएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, जिनमें काम किया जाना आवश्यक है। तो ये ग्राम सुधार एक बहुत बड़ी विशेषता है। कहा किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के साहित्य सर्जना की जाती है, क्योंकि साहित्य का जब तक कोई उद्देश्य ना हो, किसी कार्य का जब तक कोई उद्देश्य ना हो, तब तक वो कार्य अपूर्ण होता है, अपने सर्जना में, वो सृजन में वो सफल नहीं होता है। इसलिए सृजन का कोई न कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। जैसे लेखक ने यहाँ पर ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ग्राम सुधार या समाज सुधार एक बहुत बड़ा विषय है, जिसे लेकर के हम आज भी बहुत सारा काम हमें किया जाना है। इसी के साथ ये भी सिद्ध किया गया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक कर देती है। कैसे कैसे हमारी आवश्यकताएं हमको बहुत कुछ सिखा देती हैं। आवश्यकताएं किस प्रकार से हमको तरह तरह के संबल प्रदान करती हैं। उन आवश्यकताओं के कारण हम बहुत सारी चीजें खोज डालते हैं। यह सामाजिक बहिष्कार, जो उस पात्र का, गोधन जिसे कहा गया है, उसका सामाजिक बहिष्कार समाप्त किया जाना भी उस आवश्यकता की ही एक प्रतिपूर्ति थी। अगर समाज में उस
टोली को पंचलाइट जलाने की आवश्यकता न पड़ती तो शायद उसका सामाजिक बहिष्कार न समाप्त होता और एक अच्छा व्यक्ति उस समाज से बहिष्कृत रहता। जो समाज के काम आ सकता था वो व्यक्ति ही किसी एक छोटे से कारण से सामाजिक रूप से बहिष्कृत था। समाज से क्यों बहिष्कृत किया जाए यह किसी ने सोचा ही नहीं और बिना सोचे समझे उस पर जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माना भरने की उसकी सामर्थ्य है भी या नहीं यह भी नहीं देखा गया और न भरने की स्थिति में उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इसलिए यह संस्कार भी बंद होना चाहिए। यह निषेध अर्थात मनाही करना यानी हम समाज में किसी एक व्यक्ति का आना जाना उसका उठना बैठना मना कर दें, उसे बंद कर दें, यह भी बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए इसको भी समाप्त किया जाना आवश्यक है। उन सारी जो रूढ़िवादिताएं हैं, परंपराएं हैं जिनमें समाज हमारा जकड़ा हुआ है, जिनके कारण शायद वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, शिक्षा का संबल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको भी समाप्त किया जाना आवश्यक है। इसी आधार पर जाति की इज्जत का प्रश्न आने पर पंचायत द्वारा बहिष्कृत गोधन का बहिष्कार समाप्त करके उसे पंचायत में शामिल कर लिया गया। क्योंकि जो समाज है, समाज के आधार पर ही हम अपना वजूद महसूस कर सकते हैं। जब तक हमारा वजूद तभी तक है जब तक समाज का है। समाज और राष्ट्र के द्वारा ही हम संबलित होते हैं, हमें संबल प्राप्त होता है, हमारा अस्तित्व प्राप्त होता है। इसलिए समाज को मजबूत करने के लिए, उसे संबल प्रदान करने के लिए उन सारे लोगों को जो समाज का अंग है उनका मजबूत होना, उनका दृढ़ होना, उनका संबलित होना अपरिहार्य है, आवश्यक है। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति जो समाज से बहिष्कृत है, क्यों उसका बहिष्कार किया गया यह किसी ने सोचा ही नहीं। इसलिए जब समाज का, उसकी जाति का प्रश्न आया, उसके मान सम्मान का प्रश्न आया तो उसे बहिष्कार समाप्त किया जाना ही था। इसलिए लोगों को ये लगा कि उसे पंचायत में शामिल करना ही चाहिए। इसलिए लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार पंचलाइट के प्रकाश में अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी ईर्ष्या, द्वेष, अंधविश्वासों का अंधकार है, उसे दूर करने के लिए हमें सब में परस्पर प्रेम, भाईचारे का प्रकाश आवश्यक है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसके पात्रों के द्वारा ही सारी चीजें अपने आप में प्रकट हो जाती हैं कि हम एक बड़े उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं। उस पंचलाइट कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना, एक साहित्य प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य उसके द्वारा पूरा होना है। इसलिए पंचलाइट एक छोटा सा विषय है, लेकिन उस पंचलाइट के द्वारा भी कैसे हम समाज को एक बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं, ये कहानी का उद्देश्य है। कि जिस प्रकार से पंचलाइट के जलने से बहुत सारा अंधेरा दूर हो गया, जो समाज में प्रकृति का अंधेरा है वो दूर हो गया है, लेकिन हमें तो हमारे हृदयों में छाए हुए अंधकार को दूर करना है। ये ईर्ष्या, द्वेष, अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं, परंपराएं, मान्यताएं, उनकी आवश्यकता है भी या नहीं है, उनको समाज में कुछ उनका प्रदेय है भी नहीं है या नहीं, ये देखना आवश्यक है। यह देखे बिना हम समाज के लिए पूरा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस अंधेरे को, उस ईर्ष्या द्वेष के अंधेरे को, उस अंधविश्वास जनित अंधेरे को दूर करना आवश्यक है। जब तक हमारे हृदय का मैल दूर नहीं होगा, जब तक हमारे हृदय का जो विषाद है वो दूर नहीं होगा, हम एक दूसरे के निकट नहीं जा सकते हैं। समाज में भाईचारा, बंधुत्व, इसकी स्थापना नहीं हो सकती है। समाज का जो कल्याण है वो नहीं हो सकता है। इसलिए हमें तो परस्पर प्रेम को, सहृदयता को, भाईचारे के प्रकाश को भरना है। इसलिए समाज में ये प्रेम और सहृदयता, बंधुत्व की स्थापना हो, ये आवश्यक है। इसके लिए हम अपने अपने हृदयों में हमें पंचलाइट जलाना है, अपने अपने दिलों में पंचलाइट जलाना है, अपने समाज में पंचलाइट जलाना है, अपने मन में पंचलाइट जलाना है। हम स्वयं समाज के एक प्रकाश वाहक हो सकते हैं, प्रकाश के स्रोत हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने समाज का पंचलाइट स्वयं बनना है।
हमें अपने समाज का पंचलाइट, अपने प्रकाश वाहक बनना है, जिससे हमारे हृदयों में किसी प्रकार का मैल न रह जाए, किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष न रह जाए, जो छोटे छोटे समूहों में हम बटे हुए हैं वो न रह जाए, जो छोटे छोटे समूह में बट करके हम कमजोर होते जा रहे हैं वो न रह जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, यही विचार करना है। यही कहानी का एक बड़ा उद्देश्य है। जब तक हम इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं, जब तक इन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हमारे द्वारा नहीं होती है, जब तक इस कहानी को लेकर के हम समाज में एक बड़े उद्देश्य का संप्रेषण नहीं करते हैं, तब तक कहानी का उद्देश्य निष्फल ही होना है। इसलिए उस ग्राम सुधार की जो बड़े उद्देश्य को लेकर के लेखक ने काम किया है, उस पर हमें काम करना है। तभी हम कहानी को और साहित्य के उद्देश्य को सही मायने में सार्थक कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर यह सहृदयता, भाईचारा, बंधुत्व नहीं आ जाता है, तब तक शायद हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं बेकार हैं। हम समाज को कितना भी दे जाएं, हम कितना भी तरक्की कर लें, लेकिन हम एक अच्छे मनुष्य कैसे बन सकते हैं, ये देखना हमारे लिए अपरिहार्य है। ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक विषय है कि समाज को हमने दिया क्या है, समाज के निमित्त हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये देखना आवश्यक है। इसलिए ये आपस में जो प्रेम है, सहृदयता है, भाईचारा है, ये प्रकाश भरना है। तभी सही माने में हम कहानी की सच्चाई को जान सकते हैं, उस साहित्य की सच्चाई को जान सकते हैं। इस ग्राम सुधार के बड़े उद्देश्य के लिए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ग्राम सुधार जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, इसके माध्यम से हमें राष्ट्र की ओर चलना है, राष्ट्र सुधार करना है। और ये तभी संभव है जब ग्राम सुधार हो। इसलिए जब इस बड़े उद्देश्य के लिए हम काम करेंगे, तो हमें यहीं से प्रारंभ करना होगा, हमें ग्राम से ही शुरू करना, क्योंकि वही हमारी सबसे छोटी इकाई है। इस सुधार के लिए आगे बढ़ना है। इसके माध्यम यही हमारे लिए एक प्रथम सीढ़ी बनेगा जब हम राष्ट्र को करेंगे, क्योंकि राष्ट्र के बलवान बनने से, राष्ट्र के संबलित होने से हम सबका संबल बढ़ता है, हमारा समाज संबलित बनता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और किसी प्रकार से अपने बीच में कोई हमारा गोधन जो समाज से बहिष्कृत है, वो फिर से इस प्रकार का कोई दंश न सहन करे, उसे बहिष्कार का दंश न सहन करना पड़े। इसलिए ऐसी कोई स्थिति समाज में न आने पाए, ऐसी कोई परंपरा हमारे बीच में ना रहे जो इस प्रकार से फिर से किसी गोधन को जन्म दे। ये हमें तय करना है। इसलिए और अपने बीच का सारा अंधेरा हमें दूर करना है। वो अंधेरा तभी दूर हो सकता है, हमारे बीच के सारे गोधन जितने हैं वो हृदय में प्रकाश उनके आए, वो सब इस राष्ट्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके, एक एक व्यक्ति उसमें योगदान करे, तभी हम सही मायने में इस राष्ट्र को मजबूत कर सकेंगे। धन्यवाद।